बिलाल सर, जो हम बात कर रहे हैं इसमें एक ये भी निकला हुआ है कि ये जो अनिल सर ने भी कहा कि स्क्रिप्टेड है, ये चीजें बिना उनके नहीं बोल सकते। ठीक है कि अमित मालवी या जो बीजेपी का पूरा विंग है वो अलाउ नहीं करता, तो उल्टा पड़ गया है तीर पूरी तरीके से। कहीं जो चूकें हुई हैं वो एक चीज, और जो मैं महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहा था कि महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार वाला एक मसला मुद्दा, एक नया हाथ, अब निरंतर जो विपक्ष है उसको बैठे बैठे मुद्दे मिलते चले जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जितना समेटने की कोशिश करते हैं उतना रायता फैलते जा रहा है। आपकी टिप्पणी? नहीं संजीव जी, आप ठीक फरमा रहे। कंगना क्या, ये सरकार ही उस आंदोलन को खालिस्तानी कह के संबोधित कर रही, और कंगना ने तो अपने व्यंग बाणों से, अपनी भाषा से लोगों को चोट पहुंचाई है। वो तो स्क्रिप्ट होगी, आई होगी, स्क्रिप्ट पढ़ना है हाँ, उनको, वो तो पढ़ती है डायरेक्शन में। और बल्कि सरकार ने तो उस आंदोलन के लिए नुकीले सड़कें बिछा दी थी। जी। तो चोट तो सरकार सीधे मार रही थी, और उस वक्त जो नैरेटिव में किसानों के प्रति जो कुछ हो सकता था वो सब कहा जा रहा था और कहलवाया जा रहा था। कंगना रनौत कोई कोई बहुत बड़ी बुद्धिजीवी तो है नहीं। उन्होंने भी जिस तरह के व्हाट्सएप पढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी के आरटी सेल जिस तरह के व्हाट्सएप समाज में डालता है, वही व्हाट्सएप वो पढ़ती होंगी और वही व्हाट्सएप उनको मेमोराइज हो गए होंगे, वही उन्होंने बोल दिया। तो ये बता रहा है कि एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जो क्या फिल्म फिटेनिटी में रह के आप भले एक पॉपुलैरिटी कमा ले, भले ही आप लोगों के बीच प्रख्यात हो जाए, लेकिन आपका बौद्धिक स्तर क्या है? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज संसद को रिप्रेजेंट करती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती है, मेन स्ट्रीम भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये भी बता रहा है कि आपका बौद्धिक स्तर क्या है। आपको समझ और बूझ का कोई एहसास ही नहीं, आपको खुद ही एहसास नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। और एक चीज होती है न्यूसेंस वैल्यू, आप वो न्यूसेंस वैल्यू एक क्रिएट करना चाहती है कि आप किसी ना किसी तरह मार्केट में बनी रहे। तो ये सब कॉमन चीजें हैं। मैं तो कंगना रनौत को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कभी एक सिंसियर हो गए या संजीदा हो के कभी उन्होंने कोई बयान दिया, ना मेरे को ऐसा कोई याद। मैं यही कह सकता हूं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह के लेख, जिस तरह के मैसेजेस, जिस तरह के संदेश भारतीय जनता पार्टी की फिटेनिटी में चलते हैं, उसी को वो देश की वास्तविकता समझती है और बोल दिया उन्होंने। वही लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वही लोगों को अंधभक्त बना रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक अंधभक्त होके कंगना रनौत ने चीजों को बोल दिया। उनको ये एहसास ही नहीं कि बोल क्या रही है, उसका एहसास ही नहीं है, और जो उन्हें डैमेज करना था वो कर दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी यकीनन इसका हरियाणा के चुनाव में और जहां भी किसान आंदोलन हुए उस पृष्ठभूमि में नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और साथ ही साथ जिस तरह की बयानबाजी के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है वो सबके सामने है। चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे रमेश उदीड़ू हो, सब लोग जानते हैं किस तरह के बयानबाजी देते हैं। ये तो गनीमत है कि कंगना रनौत ने कोई सांप्रदायिक बयानबाजी नहीं की। आप देखिए हेमंत विश्व शर्मा क्या सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं, आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने कल क्या बोला है, आप देखिए अनुराग ठाकुर किस तरह से बोलते थे, आप देखिए रमेश विदुड़ी किस तरह से सदन में गाली बकते थे, आप देखिए सुदीप बंदोपाध्याय क्या नहीं बोलते, आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होके क्या किस तरह से बोला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरह से ये लोग अपने छटपटाहट में किसी तरह भी माहौल या तो कॉम्युनलाइज हो जाए या फिर सांप्रदायिक एक वातावरण बना दी जाए पूरे देश के अंदर, या फिर इनको ये एहसास है कि हमारा किसी तरह का भी कोई नैरेटिव काम नहीं कर रहा, तो हर हालत में दंगा करा दो, इस तरह का बोले कि दंगे हो जाए, या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिएक्ट करा दो ताकि वो रिएक्शन करे और हमें उसका एडवांटेज मिल जाए। तो अच्छी बात यह है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी इस पॉलिटिक्स को देश में समझ चुकी है और वो खामोश है। और आज
किसान भी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें कंगना रनौत के बयान पर रिएक्ट करना चाहिए था। उन्हें पता है कि ये न्यूसेंस वैल्यू है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बोले, देखे किसानों पर पता लगेगा उन्हें वो कहां खड़े हैं। आज संसद में ही घेरा जाता है उनको, शिवराज सिंह चौहान को आपा खो देते हैं अपना। प्राइम मिनिस्टर खुद सतपाल मलिक को किसानों के बारे में क्या बोलते थे। और अभी अनिल जी बात कर रहे थे राम माधव की, राम माधव के बारे में सतपाल मलिक ने क्या किस तरह से एक्सपोज नहीं किया उन्हें, क्या क्या डीलिंग थी, क्या इनडायरेक्टली उनके बारे में नहीं बताया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक परसेप्शन बनाने में थर्ड टर्म में पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। उसके पास कोई नैरेटिव नहीं है, वो एक दिशा की तलाश है और एक फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो माइंडसेट है एक्चुअल, जो ओरिजिनल माइंडसेट है, जिस तरह से उनका माइंडसेट बनाया गया है, जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो माइंडसेट एक नेचुरल परिस्थितियों में रिएक्ट होकर बाहर आ रहा है। चाहे वो सांप्रदायिकता के दृष्टिकोण से बाहर है या वो अटपटे बयान के चलते बाहर आए। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छवि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद जो एक सुधार का जो पहलू होना चाहिए था उससे तो बहुत दूर है, बल्कि दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। और विपक्ष ने आज उनको इस स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो एक अपनी राजनीतिक समझ बूझ भूल गए कि राजनीति होती क्या चीज है। वो सांप्रदायिकता को, कॉम्युनल बयानबाजी को ही राजनीति समझ रहे हैं। सामाजिक विषय नहीं उनके पास बात करने के लिए। कोई एक सोशल एस्पेक्ट होता है पॉलिटिक्स का, उस पर कोई बात नहीं करते। देश के मुद्दों पे वो बात नहीं करना चाहते। सामाजिक न्याय के जो मुद्दे इस वक्त रेलिवेंट उस पर बात नहीं करना चाहते। कृषि किसानों के मुद्दे उस पर बात नहीं करना चाहते। ओपीएस वाली स्कीम लाए, उसका पूरी तरह विरोध हो गया। अब आप बताइए, ओपीएस की स्कीम लिया है, बिना किसी विचार मंथन के आप वो ओपीएस की स्कीम लिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं संजीव जी के इस देश के अंदर एक हायर जुडिशियल सर्विसेज भी होती है, एचजेएस जिसे बोलते हैं, और वो देश की बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्विस होती है। उसके अंदर आप अप्लाई 35 के बाद कर सकते हैं, 35 साल के बाद ही आप अपेयर हो सकते हैं। तो 35 साल के जब आप बाद अपेयर होंगे तो 25 साल की सर्विस कहां से करेंगे, जिसके अंदर इंटरव्यू और एग्जाम्स आने तक का 1-1.5 साल लग जाता है। तो आपके 25 साल कैसे मिलेंगे? यानी कि हायर जुडिशियल सर्विसेज के लोगों को आप देश में पेंशन ही नहीं देना चाहते, जो देश की सुप्रीम जुडिशरी है, क्या आप उसको पेंशन स्कीम से काटना चाहते हैं? आपको ये पता नहीं कि देश के अंदर एक ऐसा एग्जाम भी है एचजेएस का, जो जिसमें आप अपेयर ही 35 साल के बाद हो सकते हैं। 7.5 साल तो उसमें लॉ की प्रैक्टिस चाहिए। तो आप एक स्कीम लिया है, यूनिफाइड एक स्कीम लिया है, आपने बोलना शुरू कर दिया कि साहब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही ल्यूक्रेटिव और बहुत ही अच्छी स्कीम है। आपको यह पता नहीं कि देश के अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर किस तरह का मैकेनिज्म है, किस किस तरह की कंडीशंस है, किस किस तरह की सर्विसेज है, कुछ पता मालूम नहीं इन लोगों को। बस हर चीज जो नैरेटिव बनाना, उस नैरेटिव के इर्द गिर्द बिल को गाड़ देते हैं। वो यही इन्होंने वक्त में किया, यही इन्होंने कृषि किसानों की बिलों में किया कि साहब बिल आए नहीं, साहब अदानी जी के पूरे देश में गोदाम बन गए और साहब ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक अपनी राह से भटक गई है, अंधेरी गलियों में चली गई है, छटपटा रही है। उसको बिल्कुल ही एहसास नहीं है कि उनकी दिशा क्या है, क्या देश की राजनीति है, समाज में किस तरह की बेचैनी है, समाज में क्या मुद्दे हैं, समाज में किन मुद्दों की प्रासंगिकता है, विपक्ष किस नैरेटिव लेके चल रहा है, किस तरह की आज घेराबंदी विपक्ष सरकार को लेकर कर रहा है, उनको कुछ एहसास नहीं है। सिर्फ एक नैरेटिव बनाते हैं आर्टिफिशियल, उस नैरेटिव के अकॉर्डिंग एक राजनीति को घड़ते हैं और समाज में चले जाते हैं, चाहे वो बूमरैंग करे या बैकफायर करे, इसको कोई बिल्कुल एहसास नहीं है। तो यही सब कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है, एक माहौल बन रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना कोर्स करेक्शन नहीं करेगी तो मेरा ख्याल है राजनीतिक दृष्टिकोण से या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या भारतीय राजनीति में बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो जाएगी।